हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 16 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। और यह इम्पोर्टेंट डेज, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, एक्सरसाइज कोई होता है, बुक और लेखा कोई संस्था अगर न्यूज में है, ये सब पूरा बेसिक आपको कवर किया जाता है। तो वीडियो लास्ट देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आज जो है आपका शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के साथ। ये खबर ये है कि दिल्ली में शायद स्टेशन पे भगदड़ मच गया। समाचारों में, कई समाचारों पे यही आ रहा है, अभी सुबह सुबह उठ के देखे तो आप लोग ये जानिएगा, कुंभ मेला लगा है मान रहे हैं, लेकिन उसके कारण से जो है अपने परिवार की सुरक्षा की पहली प्राथमिकता रखिएगा। कुंभ मेला मान लीजिए नहाने आइए, बहुत सही बात है, लेकिन नहीं आ पा रही है तो थोड़ा आगे पीछे आ जाइएगा, क्योंकि जो है पहली प्राथमिकता आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी सुरक्षा। तो उसमें जो है 17 लोगों की शायद जान गई है। तो उसमें से भी बहुत बड़ी, मतलब अच्छी खबर नहीं है, जान लीजिए सुन के। स्टेशन पे भगदड़ मचने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। तो कुंभ स्पेशल शायद आने वाला था, उसके कारण से भगदड़ हो गई। सारा डिटेल्स हम बहुत नहीं पता है हमको, लेकिन हम न्यूज यही थोड़ा सा देखे हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग को यही कहूंगा कि जितने भी आप लोग के परिवार हैं, अगर आना चाहते हैं तो आप उनको सुरक्षा से लेकर के यहाँ आइए, प्रयागराज में मतलब जाइए। तो फिर शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। कह रहा राष्ट्रीय बादाम दिवस, नेशनल आलमोंड डे कब मनाया जा रहा है? 16 फरवरी को, यानी आज हम मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। कब मनाया जाता है? 16 फरवरी का। अब देखिएगा, बादाम के बारे में बात हो रही है, तो निश्चित रूप से आप सुने होंगे बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। तो कोई कहता है बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है। सुने हैं कि नहीं? सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। तो देख लीजिएगा बादाम के बारे में पूरा डिटेल्स, कैसे उत्पादन होता है, कौन सा राज्य करता है सबसे ज्यादा, कौन सा जो है देश सबसे ज्यादा करता है, इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। देखिएगा, बादाम के स्वास्थ्य वर्धक गुणों और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 16 फरवरी को मनाया जाता है। पौष्टिक बादाम जो होता है उसमें स्वस्थ वसा, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और फाइबर का भंडार पाया जाता है। फाइबर जानते होंगे, सेब वगैरह में पाया जाता है। ये आपको जो है कोलेस्ट्रॉल जमने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता है फाइबर, जिस चीज में भी पाया जाता है। तो बादाम जो होता है शुगर को आपको मेंटेन करता है, हाई ब्लड प्रेशर को, फैटी लीवर जैसे पुरानी बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है। तो आप जानते होंगे बादाम में जो है, आलमंड में कई सारे गुण पाए जाते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है, मान लीजिए दिमाग बढ़ता है या नहीं बढ़ता हो तो अलग बात है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे प्रोटीन्स, कई सारे विटामिन मिले होते हैं, जिससे कि आपको जो है आपके शरीर की कई सारी आवश्यकताएं इससे पूरी होती हैं। तो इसको आप अगर खा सकते हैं तो खाइए, और नहीं खा सकते हैं तो कहते नहीं हैं। आप जो है बादाम का छोटा रोप जो है, मूंगफली का दाना खाइए, तो वो भी सही है आपका। शीर्ष, वैसे बादाम तो महंगा होता है, आम आदमी के पहुंच से बाहर होता है। शीर्ष बादाम उत्पादक राज्य देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है। 90% लगभग बादाम कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। हिमाचल प्रदेश आपका दो सेकंड स्थान पे है, जो उसके नीचे आता है, उसके मतलब दक्षिण में है। और महाराष्ट्र में आपके थर्ड स्थान पे आता है बादाम के उत्पादन में। तो ये राज्य आपको याद रखना, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य जो है बादाम का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। अब देखेंगे शीर्ष उत्पादक देश अगर बादाम का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। दूसरे स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये दोनों देश आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, जलवायु इसके लिए मैटर करता है, तभी जो है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा जो है बादाम होता है। तो जलवायु ठंडा चाहिए इसके लिए, और शुष्क जलवायु चाहिए, तब ये उस जलवायु में ये पौधा उगता है। और पहाड़ी या समशीतोष्ण जलवायु वहां होना चाहिए। और एवरेज टेम्परेचर देखेंगे तो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, नहीं कि ना कि उससे ज्यादा होना चाहिए। आप देखते होंगे, अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखते हो तो टेम्परेचर कितना, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर पहुंचता है। तो ये आपको इसलिए जो है वहां से भी सब नहीं होता है। यूपी के क्षेत्रों में देखेंगे, बिहार के क्षेत्रों में, यहाँ भी लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। तो यहाँ कैसे होगा? टेम्परेचर इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज चाहिए।
तो ये इसके लिए जलवायु भी जो है महत्वपूर्ण, यही आपसे पूछा जा सकता था, तो इसके लिए पूरा डिटेल्स लिए आपको बताया गया। अगला देखिएगा, जोथम नापत को जो है हाल ही में किस राज्य का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो यह आपको बताना है, जोथम नापत इनको जो है कहाँ का, किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है या नियुक्त किया गया है। चुना गया है वैसे इलेक्ट किया गया है ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि चुना और नियुक्ति में दोनों थोड़ा सा अंतर होता है। तो विकल्प में है फिजी, बानुआतु, कोस्टारिका, टोंगा। तो कहाँ का इनको जो है राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री चुना गया है, बानुअतु का जो है इनको राष्ट्रपति चुना गया है। देखिएगा राष्ट्रपति कह रहे हैं, कल अभी आपको जो है कल रोमानिया का, परसों जो है आपको ग्रीस के राष्ट्रपति के बारे में बताए थे, इसीलिए जो है राष्ट्रपति थोड़ा सा ज्यादा याद आ रहा है। राष्ट्रपति के आपको यहाँ दोनों का नाम आपको बताना है कि किस देश के ये राष्ट्रपति थे, उनकी इनका नाम था कि दोनों देश के कौन राष्ट्रपति बने हैं। और प्रधानमंत्री ये हैं बानुआतु के बने हैं, जोथम नापत। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा अभी बानुआतु के बारे में इसका लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये निर्विरोध रूप से जो है चुने गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, तो ये अपने आप से जो है चुन लिए गए हैं बानुआतु का प्रधानमंत्री। बानुआतु अगर देखेंगे तो दक्षिण प्रशांत में एक द्वीपीय जो है राष्ट्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और फिजी के पश्चिम में स्थित है। अब ऐसा स्थित है तो इसको देख लीजिएगा, कम से कम आपको देखना, ये आपका धन बनता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, फिजी के पश्चिम में यह जो है आपका स्थित है, सॉरी फिजी के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। देखिए यही कह रहा है ना, फिजी के पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। तो ये देखिएगा यही चीज आपसे, फिजी के पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित देश है बानुआतु। इसकी राजधानी पोर्ट विला है, ये आपको ध्यान रखना। और साउथ पैसिफिक में स्थित एक देश है। तो ये आपको जैसे लोकेशन होता है, तो इसके लिए जो है आपसे यही पूछा जा सकता है कि बानुआतु न्यूज में था, इसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट विला इसकी राजधानी है। साउथ पैसिफिक में स्थित इसका देश है, ये देश है। और ये है आपके जो है बानुआतु के पीएम बने हैं जोथम नापत। तो ये इसके बारे में सब डिटेल्स था। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो आपको बताना है, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट जो है रूल लग गया है, यानी इमरजेंसी कह सकते हैं, एक हिसाब से इमरजेंसी लग गया है। तो किस राज्य में लगा है, अब इसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बता देता हूँ अभी। तो ये देखिएगा विकल्प में है मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सही उत्तर आपका रहेगा मणिपुर में ये लगा है। आपको अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज बताए थे कि मणिपुर के जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस रिजाइन दे दिया था। और आप जानते होंगे किस तरह से मणिपुर में जो है संघर्ष चल रहा था मैतेई और जो है कुकी समुदाय में। तो उसके कारण से जो है कई सारी चर्चा इस पे हो चुका है हम लोगों से 2-3 बार, क्यों किस तरह से जो है महिला को नंगा करके घुमाया गया था मैतेई समुदाय द्वारा कुकी समुदाय की महिला को। तो वो सब पूरा डिटेल्स में आपको डिस्कशन कर दिए थे। इसके कारण से जो है कई बार ये चर्चा में मणिपुर राज्य रहता था, तो इसके इस्तीफा दे दिए थे। तो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट आया था कि राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने ये कहा था कि यहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाना चाहिए, 356 लगा दिया जाना चाहिए। तो राज्यपाल जो अजय कुमार भल्ला है, ये गृह सचिव रह चुके हैं, इनके बारे में याद रखना है, अब ये पूरा संभालेंगे। तो 356 वहां लगा दिया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर देखेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में जो है पंजाब में किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ इसके बारे में डिटेल्स, थोड़ा सा मतलब बेसिक बातें हैं। अनुच्छेद 355 में जो है केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेंगी। और वही कह रहा है कि 355 के अनुसार अगर जो है काम नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वहां जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। कौन बताता है, ये 355 अनुच्छेद बताता है। अब इमरजेंसी के बारे में आप जान लीजिएगा। आपातकाल के बारे में 3 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। 352 जो है आपका इमरजेंसी कब लगता है, जब युद्ध वगैरह हो जाता है, तो इसे जो है राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। इसे जो है 356 राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये जो है राष्ट्रपति रोल जिसे कहते हैं। तो ये आपका 356 होता है। 360 आपका जो है वित्तीय आपातकाल होता है। ये आपको सब इसके बारे में पूरा अनुच्छेद है, ये हम नहीं तो 360 से बता रहे, तो 360 आप सोचिए क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 360 है।
तो वित्तीय आपात के बारे में इसको वर्णन किया गया है। अभी आज तक जो है वित्तीय आपात कभी लागू नहीं हुआ था। ये 352 लागू हो चुका है, 356 तो कई बार लागू हो चुका है। 356 जो है कहाँ सबसे पहले लागू हुआ है? पंजाब में 1951 में। तो इसको आपको याद रखना है। देखिएगा, राष्ट्रपति शासन जो है 2 आधारों पर लागू किया जा सकता है। 2 आधार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 है। देखिएगा 356 इसका तो मतलब अभी आपको बताया आपातकाल में इसका वर्णन है, लेकिन इसको पलट दीजिए, 6 और 5 को, 6 को इधर कर दीजिए, 5 को इधर, तो 65 हो गया। तो इसमें भी जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में बात किया गया है। तो देखिएगा 356 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है कि 356 यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है या चल सकती है, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी, अगर राष्ट्रपति जान गया कि राष्ट्रपति नहीं विवरण दिए, तब भी वो प्रतिक्रिया कर सकता है या राष्ट्रपति शासन वहां लागू कर सकता है। तो 356 में ये कहा गया, ये संविधान में लिखा गया बात है, ये आपको हम पूरा डिस्क्राइब किए इसके बारे में। और 365 के अनुसार क्या कहा गया है? इसके अनुसार यदि कोई राज्य जो है केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावित करने में असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए जो है विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें जो है अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती है। तो ये इसके बारे में विधि संगत अगर नहीं चल रहा, राष्ट्रपति के लिए विधि संगत नहीं लग रहा, तो 365 का करके प्रयोग करके वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और राष्ट्रपति शासन जो है 3 वर्षों के लिए मैक्सिमम लागू हो सकता है। कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? 3 वर्षों के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो राष्ट्रपति शासन लगाने के अंदर जो है आपको संसद में पास कराना होता है, वो भी साधारण बहुमत से पास कराना होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है कि किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लग रहा है, साधारण बहुमत से आप पास करा दीजिए, 3 वर्ष के लिए ये लागू होता है। उसके पहले जो है मैक्सिमम 3 वर्ष, उसके पहले जो है आप जो अगर चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप साधारण राष्ट्रपति एक ला देगा कि हाँ हम राष्ट्रपति शासन हटा रहे हैं, तो हट जाएगा। उसके बाद इसको संसद में 1 महीने के अंदर साधारण बहुमत से पास कराना होगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो मतलब वहां ये लागू हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें ये थी, इसको जानना जरूरी था, आपको बता दिया गया। ये देखिएगा मणिपुर, नागालैंड के नीचे आपका मणिपुर आता है। तो अगर ऐसा कंफ्यूज हो कि जैसे कोई आपसे कहते कि मणिपुर ऊपर है नागालैंड नीचे है, तो आप कैसे कहेंगे? नाग का क्या होता है? मणि होता है। तो नाग और मणि ऐसे याद कर लीजिएगा। ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे लोकेशन कई बार पूछता है कि जो है मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश से सीमा कौन साझा करता है, तो जो ऊपर है नागालैंड ऊपर है उस सीमा साझा करेगा। तो आप ऐसे नहीं, तो मान लीजिए आप लगा देंगे कि मणिपुर से अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है, तो ऐसा नहीं लगाना है। तो देखिएगा मणिपुर से जो है असम, मिजोरम, ये नागालैंड, ये सब सीमा साझा करते हैं। म्यांमार जो है इंटरनेशनल बॉर्डर सीमा साझा करता है। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, देखिए थोड़ा जुकाम हुआ हल्का फुल्का। हाल ही में प्रकाशित दी न्यू आइकॉन सावरकर एंड दी फैक्ट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको विकल्प में से बताना है किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सावरकर के बारे में डिस्कशन होगा जरूर इसमें। तो ये अरुण शौरी द्वारा जो है लिखा गया है ये बुक, तो याद रखना है। अरुण शौरी जो है अर्थशास्त्री है, जर्नलिस्ट है, लेखक है, राजनेता है। यह पुस्तक जो है विनायक दामोदर सावरकर की विचारधारा और उनके ऐतिहासिक प्रभाव पर जो है केंद्रित करके लिखा गया है। इनको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड 1982 में दिया जा चुका है। पद्म भूषण 1990 में दिया जा चुका है अरुण शौरी को। तो इनके अच्छे कार्यों के लिए अवार्ड दिए चुके हैं, जो महत्वपूर्ण अवार्ड है, क्योंकि इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसे जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड में से एक है ये देखिएगा द न्यू आइकॉन सावरकर एंड दी फैक्ट्स, इनके बारे में है। अगला है हाल ही में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 में भारत की लॉन्ग टर्म रैंकिंग जो 30 वर्षों के लिए जारी किया गया है 1993 से 2022 में कौन से रैंक है। तो आपको इसमें से बताना है भारत की रैंक क्या है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 6th, भारत की रैंक 6वीं है।
तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेना जरूरी है आपके लिए। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की लॉन्ग टर्म रैंकिंग जो 30 वर्षों के लिए 1993 से 2022 में 6वां रैंक है। वहीं 60 टर्म रैंकिंग देखेंगे 2022 में तो 49वां रैंक है। और 2022 में इसका संस्करण जारी किया गया था, तो उसमें जो है लॉन्ग टर्म में भारत की रैंकिंग शीर्ष 10 में शामिल नहीं था। जो शीर्ष 10 में रहता है उसी को इसमें शामिल किया जाता है कि कितना जो है रिस्क क्लाइमेट से संबंधित कितना रिस्क है उस देश में। तो अभी भारत में रिस्क जो है बढ़ा है उसमें जो है। और 60 टर्म रैंक में जो है भारत की रैंक 7वीं थी। जर्मन वॉच इसको जो है जारी करता है, जो जर्मनी में स्थित एक एनजीओ है। 2006 से इसको जारी किया जा रहा है। इस रैंकिंग में पिछले 30 वर्षों का डाटा जो है शामिल किया जाता है। और 1993 से 2022 के बीच अगर सबसे अधिक प्रभावित देश देखेंगे तो डोमिनिका हो गया, चीन हो गया, होंडुरास हो गया, और म्यांमार, इटली और भारत 6वें स्थान पे है। तो ये आपको इस सब बातें भी ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है। तो सही उत्तर आपको बताना है। ये जो है एक फाउंडेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, उसके द्वारा बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे राष्ट्रपति महोदय अगर किसी प्रोग्राम में पहुंचती हैं, किसी का उद्घाटन करती हैं, वो प्रोग्राम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको बेंगलुरु में 14 फरवरी को उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सम्मेलन का जो है बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। तो कौन किया आपको बता दिए। इस कार्यक्रम में जो है वैश्विक नेताओं और परिवर्तनकर्ताओं ने जो है महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति पर जो है चर्चा की। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जो है इन महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है, कैसे उनको जो है सामाजिक प्रगति उनकी की जा सकती है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा किया गया था। कहाँ किया गया था तो आपको बता ही दिए कहाँ किया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बारे में कुछ। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एक गैर सरकारी शैक्षिक और मानवीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है साल 1981 में गुरुदेव श्री रविशंकर ने की थी। और यह संगठन देखेंगे तो तनाव कम करने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और शांति को जो है बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो इसको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपके राष्ट्रपति महोदय हैं, इनके ये श्री रविशंकर के साथ ये उनका उद्घाटन कर रही हैं। ये भी इमेज आपका है। जस्ट 1 मिनट दोस्त। अगला देखिएगा, ब्लूमबर्ग की जो है रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में जो है कौन शीर्ष पर है। तो आपको बताना है इसमें कौन शीर्ष पर है। सही उत्तर आपका रहेगा मुकेश अंबानी और परिवार इसमें जो है शीर्ष पर है। और थाईलैंड के जो है चेरानोट परिवार जो है इसमें सेकंड प्लेस पे है। फर्स्ट पे कौन है आपका, मुकेश अंबानी और परिवार है। देखिएगा जस्ट 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा। तो मुकेश अंबानी और परिवार जो है इसमें ब्लूमबर्ग की जो है एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में 90.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान जो है हासिल किए हैं। और वहीं देखेंगे थाईलैंड का चेरानोट परिवार 42.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है कौन सा टीम है प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपका सही उत्तर रहेगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसमें प्रथम स्थान पे था। इसमें कौन प्रथम स्थान पे था, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और राज्यों में देखेंगे तो महाराष्ट्र प्रथम पे था। तो हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में इसका शुक्रवार को परसों जो है समापन हुआ था 38वें राष्ट्रीय गेम्स का। इसमें जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का देखेंगे तो 68 गोल्ड और उसके बाद 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज
और महाराष्ट्र का देखेंगे ये प्रथम पे था, इसके साथ में 54 गोल्ड के साथ महाराष्ट्र जो है सेकंड पे था। 71 जो है सिल्वर लाया था, 76 जो है ब्रॉन्ज। और हरियाणा का देखेंगे तो 48 गोल्ड, 47 जो है सिल्वर, 58 जो है ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पे था। और 2026 में हम आपको कई बार बता चुके हैं 39वां राष्ट्रीय गेम्स मेघालय में आयोजित किया जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और कहाँ उद्घाटन हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। कौन कौन से ये सब बात आपको हम कई बार बता चुके हैं, आप वैसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। योग और मल्लखम्ब को जो है इसमें पहली बार जोड़ा गया था। हरित गेम्स के तहत उसको जो है खेल के तहत, थीम के तहत इसको मनाया गया था। शुभंकर इसका मौलिक था। तो ये इसके बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा और चैनल को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा एक बार। थैंक यू।